सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक थॉट ऑप्शनल पेपर को लेने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सिलेबस पाठ्यक्रम मैंने भेजा है आपको। और उस पाठ्यक्रम में पांचों यूनिट में जो चीज़ें आपको पढ़नी हैं, चूँकि सिलेबस अंग्रेज़ी में है इसलिए उस पूरे सिलेबस को एक सरलीकृत रूप में मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। जो सभी चीज़ें पाठ्यक्रम में दी हुई हैं उनको आप इसी सरलीकृत रूप में, इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में पढ़िएगा। जो पुस्तकें आपने सेमेस्टर 3 में हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर में कंसल्ट की थी, जिनका संदर्भ आपने लिया था, जिनको पढ़ा था, वही पुस्तकें इस सेमेस्टर में इस पेपर में भी आपके लिए उपयोगी होंगी। एक पुस्तक मैंने चतुर्वेदी एंड चतुर्वेदी की बताई थी और एक पुस्तक झिंगन की बताई थी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें पाठ्यक्रम का जो क्रम हम आपको बता रहे हैं उसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें उस किताब से मिल जाएंगी जिसको मुख्यतः आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा है। सभी यूनिट को हम अलग अलग नहीं बता रहे हैं कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, 2 में क्या पढ़ना है, 3 में। पांचों यूनिट्स को देखते हुए एक सरल रूप में इस क्रम में आपको चीज़ें पढ़नी हैं और इतनी चीज़ें पढ़नी हैं, ये पांचों यूनिट से संबंधित हैं। इस लेक्चर में आप जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको नोट भी कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा और अपनी जो पुस्तकें आपके पास हैं उससे इसी क्रम में पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। पेपर मुख्यतः जॉन मेडाल कीन्स के बाद के आर्थिक विचारों से संबंधित है, इसलिए सबसे पहले इस पेपर में कीन्स और कीन्स के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, कीनीजियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें उनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, रोजगार का सिद्धांत है, फिस्कल पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग का कंसेप्ट है, एम्प्लॉयमेंट थियरी है, इस तरीके के जो प्रमुख योगदान कीन्स के हैं वो प्रमुख योगदान सबसे पहले आप पढ़ेंगे। और इसके बाद जोसेफ शुम्पीटर का जो सिद्धांत मुख्य रूप से पॉपुलर है वो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, उद्यमिता और नवाचार या नवप्रवर्तन की भूमिका। तो जो दूसरी चीज़ आपको पढ़नी है वो दूसरे थिंकर, दूसरे इकोनॉमिस्ट, वो हैं जोसेफ शुम्पीटर। जॉन रॉबिन्सन के साथ J.R. हिक्स, सैमुअल्सन, लेकिन मुख्य रूप से आप फोकस करेंगे जॉन रॉबिन्सन और हिक्स। रॉबिन्सन के सिद्धांत, प्रमुख विचार, हिक्स के सिद्धांत, प्रमुख विचार। इसके बाद स्टॉकहोम संप्रदाय या स्वीडिश विचारधारा, स्टॉकहोम संप्रदाय या स्वीडिश विचारधारा। तो स्टॉकहोम स्कूल या स्वीडिश स्कूल में आपको जिन अर्थशास्त्रियों के विचारों को पढ़ना है उनमें नट विक्सेल, गुन्नर मेडल,
मिल्टन फ्रीडमैन, रैगनर नर्क्स। ये सभी अर्थशास्त्री स्टॉकहोम संप्रदाय या स्वीडिश विचारधारा के हैं। नट विक्सेल, गुन्नर मेडल, मिल्टन फ्रीडमैन और रैगनर नर्क्स हैं। कई इस विचारधारा में कई अर्थशास्त्री हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से इन अर्थशास्त्रियों के विचारों को पढ़ना है। इसके बाद हम भारतीय आर्थिक विचारधारा पर आते हैं। इस पेपर में दो चीज़ें हैं, एक तो कीन्स के बाद कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के बारे में हमें पढ़ना है, और उसके साथ साथ जो भारतीय आर्थिक चिंतन है, भारतीय आर्थिक विचारधाराएं हैं, उनको देखना है। तो भारतीय आर्थिक विचारधाराओं में सबसे पहले भारतीय आर्थिक विचारों की भूमिका, भारतीय आर्थिक विचारों की भूमिका, यानी कि इंडिया के भारत के जो इकोनॉमिक थॉट्स हैं, उन थॉट्स की क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या स्रोत हैं, और प्राचीन विचार किस प्रकार के हैं और उनका आधार क्या है। तो भारतीय आर्थिक विचारों की भूमिका एक तरीके से ये हेडिंग इस बात पर को बताती है कि इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स क्या हैं, किस टाइप के हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है, और उनका आधार क्या है। फिर आचार्य कौटिल्य और उनका अर्थशास्त्र। सेमेस्टर 3 में भी इस विषय में चर्चा की गई है, इसलिए इसको पढ़ने में आपको बहुत कठिनाई नहीं होगी। आचार्य कौटिल्य और उनका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक थॉट्स और इकोनॉमिक व्यूज ऑफ कौटिल्य। इसके बाद मध्ययुगीन आर्थिक विचारधारा। मध्ययुगीन आर्थिक विचारधारा में सोमदेव के आर्थिक विचार, सोमदेव के आर्थिक विचार। इसके बाद भारतीय राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री, नेशनलिस्ट इकोनॉमिस्ट, और इसके अंतर्गत आपको जिन लोगों के विचारों को पढ़ना है कि उनके मेन इकोनॉमिक थॉट्स क्या थे, उन्होंने किस चीज़ पर अपने विचार दिए। दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, विश्वेश्वरैया, कई नाम हैं, लेकिन आप मुख्य रूप से इनको पढ़ेंगे। बहुत बड़े बड़े सिद्धांत नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मैटर इसमें नहीं है। मैटर का मतलब है बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें नहीं देखनी है, लेकिन इन सभी के विचार क्या थे, इन्होंने किस किस विषय में अपनी बातें कही थीं, यह आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद सर्वोदय का अर्थशास्त्र आता है। सर्वोदय अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें सर्वोदय के दो विचार देने वाले लोगों को पढ़ना है, उनके सर्वोदय के प्रति क्या विचार थे, इसको देखना है। आचार्य विनोबा भावे और गांधी जी के सर्वोदय के प्रति विचार। गांधी जी के आर्थिक विचारों के विषय में सेमेस्टर 3 में भी चर्चा हुई थी। तो सर्वोदय का उनका विचार क्या है, इस विषय में आपको काफ़ी मैटर बताया गया था और कई चीज़ें आपको लिखाई भी गई थी। तो सर्वोदय के विचार के विषय में गांधी जी और आचार्य विनोबा के क्या विचार थे, यह आपको देखना है। इसके अतिरिक्त
जे.के. मेहता के आर्थिक विचार। जे.के. मेहता के विचारों में आवश्यकता शून्यता या शून्य वांछनीयता या शून्य इच्छा का विचार, वांटलेसनेस, आवश्यकता शून्यता या इच्छा विहीनता, वांटलेसनेस का विचार मेहता का, और जे.के. मेहता का लाभ सिद्धांत। ये दो चीज़ें जे.के. मेहता के विषय में, दो सिद्धांत आपको देखने हैं। इसके साथ साथ भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत या नई आर्थिक सोच की शुरुआत, नई आर्थिक विचारधारा की शुरुआत 1991 में हुई। तो जो इंडियन इकोनॉमिक थॉट है, उस इंडियन इकोनॉमिक थॉट में एक आधारभूत परिवर्तन, भारतीय आर्थिक विचारों में एक आधारभूत परिवर्तन हमको 1991 में मिलता है, जब हमने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की। आप जानते हैं कि इसके पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 से जब से अपने योजनाबद्ध आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, हमारी अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसको अधिक महत्व, अधिक व्यापक क्षेत्र और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के ऊपर रखा गया था। बेसिकली हमारी इकॉनमी एक कंट्रोल्ड इकॉनमी के रूप में थी। लेकिन ये विचारधारा धीरे धीरे समय के साथ साथ कई चीज़ें हुई। पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड लॉसेस बढ़ते गए, कहीं कहीं पब्लिक सेक्टर की इनएफिशिएंसी की बात आई और दूसरी चीज़ें। लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुखता देना और एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था, रेगुलेटेड इकोनॉमी के विचार को लेकर चलना, हम इस पर 1991 तक चलते हैं। लेकिन 1991 में जब हमने नई आर्थिक नीति अपनाई तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया और एक नई थीम सामने आई जिसको हम LPG कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस नई विचारधारा के आने पर आप जानते हैं कि उस समय हमारी नई आर्थिक नीति बनी। इसमें नई व्यापार की नीति, नई औद्योगिक नीति और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए गए। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स और कई चीज़ें। इस प्रकार से 1991 से जो भारतीय आर्थिक विचार थे, उन भारतीय आर्थिक विचारों में एक नई बात हमको देखने को मिलती है। तो आपकी एक लास्ट हेडिंग इस पेपर की इस बात से संबंधित है, भारत के नए आर्थिक विचार। और भारत के नए आर्थिक विचारों के अंतर्गत जो चीज़ आपको पढ़नी है वो है नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति के मुख्य कदम, उसकी मुख्य स्टेजेस, नई आर्थिक नीति की विशेषताएं, नई आर्थिक नीति के विभिन्न कार्यक्रम, नई आर्थिक नीति से संबंधित हानि और लाभ के पक्ष। ये समान इंडियन इकोनॉमी की चीज़ है, इसलिए इस चीज़ को पढ़ने में आपको विशेष समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये वो मुख्य चीज़ें हैं, कीन्स से लेकर ये सारी चीज़ें जो आपके इस पेपर का मुख्य हिस्सा हैं। आपको इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। 5 यूनिट से ये चीज़ें निकाल कर मैंने आपको बताई हैं। इसी क्रम में जो पुस्तक आपके पास है उसमें आपको मैक्सिमम मैटर मिल जाएगा
आप उस पुस्तक को लेकर इन चीज़ों को इसी क्रम में पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। सिलेबस से आपको कन्फ्यूज़न ना हो, उसमें जो चीज़ें दी हैं अंग्रेजी में हैं, तो उसको सरलीकृत करने के लिए, उसको सरल करने के लिए मैंने पाठ्यक्रम को, सिलेबस को आपको हिंदी में इस प्रकार से बता दिया। इसी हिसाब से अपनी पढ़ाई प्रारंभ कीजिए।